वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को हम इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। इसके साथ में हम देखेंगे कि ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन क्या है और नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन क्या है। साथ में ये हम समझेंगे कि पेरेंट न्यूक्लियाइड्स या पेरेंट एलिमेंट्स और डॉटर न्यूक्लियाइड या डॉटर एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें ट्रांसम्यूटेशन का मालूम होना चाहिए कि ट्रांसम्यूटेशन है क्या। देखो, इन सिंपल वर्ड्स में बोल सकता हूँ कि ट्रांसम्यूटेशन है एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होना, या मैं बोलूँगा एक न्यूक्लियाइड को दूसरे न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट करना, उसको हम कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन। और ऐसा रेडियो एक्टिविटी के दौरान होता है क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब भी टूटता है, डिसइंटीग्रेट होता है और वो पार्टिकल्स या रेज जब इमिट करता है तो एक न्यूक्लियर पार्टिकल या मैं बोलूँगा एक एलिमेंट या न्यूक्लियाइड दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को हम कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन। और ये ट्रांसम्यूटेशन नेचुरली भी हो सकती है और आर्टिफिशियली भी हो सकती है। इसलिए जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी भी फिर नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड भी हो सकती है। आर्टिफिशियल को हम इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। अब नेचुरल रेडियो एक्टिविटी या नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है। देखो, नेचुरल का मतलब जो खुद ब खुद हो जाए, या मैं ऐसा कह सकता हूँ इट इज़ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स या रेज बाय एन एलिमेंट। यानी अगर खुद ब खुद नेचुरली किसी हैवी एलिमेंट से, किसी नेचुरल एलिमेंट से खुद ब खुद रेडिएशंस बाहर निकलती है या इमिट होती है, यानी वो एलिमेंट इमिट करता है वो रेडिएशंस, तो तब हम ये कह सकते हैं कि ये नेचुरली रेडियो एक्टिव है। और ऐसी रेडियो एक्टिविटी को हम कहते हैं, ऐसे इमिशन को हम कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी या नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिविटी के दौरान मैंने पहले भी कहा कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के कुछ एग्जाम्पल्स भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में अगर यूरेनियम 92-238 यानी एटॉमिक नंबर 92 यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस में 92 होंगे और मास नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसका 238, तो ये यूरेनियम डिसइंटीग्रेट होता है और सबसे पहले ये अल्फा पार्टिकल देता है। और अल्फा पार्टिकल का हमें मालूम है कि इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर हीलियम के न्यूक्लियस से मिलता जुलता है, या मैं बोल सकता हूँ कि इसमें 2 पॉजिटिव चार्जेस या 2 प्रोटॉन्स और 4 न्यूक्लियंस यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहते हैं। तो इसका मतलब जब भी एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा बाई 2 और मास नंबर डिक्रीज होगा बाई 4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ 2-4। तो हमें जो नया एलिमेंट मिलेगा वो होगा थोरियम। थोरियम का एटॉमिक नंबर होगा, यहाँ से 2 माइनस कर दो तो 90, यहाँ से 4 माइनस कर दो तो 234 होगा। अब ये जो थोरियम है, थोरियम को बोल सकता हूँ मैं ये डॉटर एलिमेंट है। और ये डॉटर एलिमेंट कहाँ से बना, ये बना यूरेनियम से। तो यूरेनियम को बोल सकता हूँ मैं, यानी यूरेनियम 92-238 को बोल सकता हूँ मैं फिर पेरेंट एलिमेंट, यानी जहाँ जो कन्वर्ट हुआ वो पेरेंट और जो बना वो डॉटर एलिमेंट, यानी जो टूटा वो पेरेंट एलिमेंट और जो बना वो डॉटर एलिमेंट। और डॉटर एलिमेंट ऐसा नहीं है कि ब्रेक होगा बस उसके बाद में वो रुक जाएगा। अगर ये न्यूक्लियस या ये न्यूक्लियाइड या ये एलिमेंट अगर ये स्टेबल है तो फिर ये यहीं पे रुक जाएगा। अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये फर्दर डिसइंटीग्रेट होता है, फर्दर इमिट करता है रेडिएशंस और खुद पेरेंट बनता है, दूसरे को जन्म देता है, या मैं बोल सकता हूँ इससे दूसरा एलिमेंट निकल सकता है जिसको हम डॉटर एलिमेंट कह सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट, डॉटर एलिमेंट डिसइंटीग्रेट्स फर्दर अंटिल ए स्टेबल न्यूक्लियाइड और एलिमेंट इज फॉर्म्ड। यही मैंने आपसे कहा कि डॉटर एलिमेंट बनने के बाद में अगर स्टेबल है तो कोई बात नहीं, अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो तब तक डिसइंटीग्रेट होते रहता है जब तक न वो
ऐसा कोई एलिमेंट प्रोड्यूस करे, ऐसा कोई डॉटर एलिमेंट दे दे जो स्टेबल होगा। और स्टेबल न्यूक्लियाइड्स जो रहते हैं ट्रांसम्यूटेशन के दौरान या नेचुरल डिसइंटीग्रेशन के दौरान, या मैं बोल सकता हूँ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के दौरान, वो रहते हैं आइसोटोप्स ऑफ लेड जनरली, या कभी कभी बिस्मथ। लेकिन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में लेड जो है वो लास्ट में हमें मिलता है, या मैं बोल सकता हूँ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में जो लास्ट पे स्टेबल एलिमेंट हमें मिलता है वो रहता है लेड का कोई आइसोटोप। इस तरह से हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे हमें ये बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए हमने यूरेनियम 238 लिया, एटॉमिक नंबर 92। तो ये नेचुरली रेडियो एक्टिव है, तो ये नेचुरली इमिट करेगा, स्पॉन्टेनियसली इमिट करेगा, खुद ब खुद इमिट करेगा। लेकिन पहले करेगा ये इमिट अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इमिट किया तो ये बन जाएगा थोरियम 234। एटॉमिक नंबर यहाँ से यहाँ 2 का फर्क आएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2 रहता है और मास नंबर 4। तो मास नंबर 4 से घटाओ और एटॉमिक नंबर 2 से घटाओ, यानी न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्जेस आपको 2 से घटाने। तो क्या होगा, यहाँ पे आपको 234 मिलेगा थोरियम डॉटर न्यूक्लियस है, या डॉटर न्यूक्लियाइड बोल सकता हूँ, या डॉटर एलिमेंट है। ये फर्दर ब्रेक होता है क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, ये बीटा पार्टिकल्स इमिट करता है। बीटा पार्टिकल का निकलना मतलब नेगेटिव चार्ज निकलना, न्यूक्लियस से नेगेटिव निकलना, नेगेटिव चार्ज निकलता है, एक नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज। अगर एक नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस से निकलेगा तो इसका मतलब वहाँ पे इंक्रीज होगा 1 पॉजिटिव चार्ज का, 1 पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ गया तो इसका मतलब यहाँ पे एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज बाय 1। तो इसीलिए जब बीटा पार्टिकल निकलेगा तो यहाँ पे थोरियम कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटेक्टिनियम में, जिसका एटॉमिक नंबर होगा 91। लेकिन मास नंबर में यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आया, क्योंकि बीटा में नेगेटिव चार्ज रहता है और मास हम 0 लिखते हैं, यानी -1 चार्ज और मास 0। तो यहाँ तक क्लियर। प्रोटेक्टिनियम भी स्टेबल नहीं है, ये फर्दर ब्रेक होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, और तब तक ये डिसइंटीग्रेट होता जाएगा, ब्रेक होता जाएगा, जब तक न एक स्टेबल एलिमेंट हमें मिल जाए या स्टेबल न्यूक्लियाइड हमें मिल जाए। इसी तरह से हम और एक एग्जाम्पल भी लेंगे जिससे ये बात इजीली समझ में आ जाएगी। मान लीजिए मेरे पास में प्लूटोनियम है और प्लूटोनियम का 241 वाला आइसोटोप, एटॉमिक नंबर 94। अगर ये डिसइंटीग्रेट हो गया, मान लो इसने 6 अल्फा पार्टिकल्स दिए। एक अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज रहता है वो रहता है +2 और मास रहता है यहाँ पे 4। तो इसका मतलब अगर ये 6 निकल गए तो 6 चुके होता है 24, तो यहाँ से आपको 24 माइनस करना पड़ेगा, और 6 दूने होता है 12, तो यहाँ से आपको 12 माइनस करना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको सपोज़ कोई एलिमेंट मिल गया x, मैंने ऐसे ही लिख दिया ताकि बात समझ में आ जाए। तो एलिमेंट x जो मिला उसका एटॉमिक नंबर होगा 82 और मास नंबर होगा 214। अब अगर दूसरे स्टेप में यहाँ से निकलता है 4 बीटा पार्टिकल्स का जो चार्ज रहता है वो रहता है -1 और मास रहता है 0। तो इसका मतलब वहाँ पे नेगेटिव चार्ज निकलता है और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है न्यूक्लियस में? प्रोटॉन। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, कितने? 4। मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स इसमें बढ़ाओ तो हमें मिलेगा एक नया एलिमेंट Y, जिसका एटॉमिक नंबर होगा 86 और मास नंबर होगा 217। यहाँ पे भी ये 217, ये मैंने गलत से 214 लिख दिया है, क्योंकि 241 में से अब 24 निकालो तो 217 रह जाते, तो यहाँ पे भी 217। अब इसके बाद में मान लो Y बन गया, Y कोई और पार्टिकल, सपोज ये पॉजिट्रॉन इमिट कर रहा है। पॉजिट्रॉन का मास कुछ नहीं रहता, वो बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन की तरह ही रहता है, लेकिन चार्ज इसका पॉजिटिव रहता है। तो इसका मतलब न्यूक्लियस से एक पॉजिटिव चार्ज खत्म, यानी एक प्रोटॉन न्यूट्रलाइज होगा, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज बाय 1 यूनिट। तो इसलिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है बाय 1। तो ये बन जाएगा नया एलिमेंट जिसका नाम रखेंगे हम Z। एटॉमिक नंबर 85 हो जाएगा, 86 से 85, लेकिन मास नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो
रेडियो एक्टिविटी सीरीज़ हैं, ये बहुत सारी सीरीज़ हैं, मतलब जनरली ये 4 सीरीज़ कही जाती है, 4 डिफरेंट सीरीज़ हैं हमारे पास में, जो किसी और लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी या आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन और नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन है क्या। अब देखो, जब भी आप रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, या पॉजिट्रॉन निकलता है, प्रोटॉन निकलता है, प्रोटॉन यहाँ पे हमने भी देखा नहीं, पॉजिट्रॉन निकलता है, या न्यूट्रॉन सपोज निकलता है, तो इस दौरान क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी यहाँ पे ट्रांसम्यूटेशन हो जाती है, ट्रांसम्यूटेशन। लेकिन ये जो नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन है या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, ये किन एलिमेंट्स में ज़्यादातर होती है, ये हमें पता होना चाहिए। देखो, जिन एलिमेंट्स का मास नंबर 82 से ज़्यादा होता है, ऐसे एलिमेंट्स में जनरली ये होता है, यानी जो हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियर रहते हैं उनमें ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है। और ऐसे एलिमेंट्स का जो हाफ लाइफ है वो लाइफ ऑफ अर्थ से कम है, इसलिए वो धीरे धीरे कम होते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स रेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल यूरेनियम रेयर है, प्लूटोनियम रेयर है, इस तरह से रेडियम रेयर है। और नेचुरली जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहते हैं, यानी जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं, वो अपना इमिशन स्टार्ट करते हैं अल्फा पार्टिकल से, यानी सबसे पहले वो अल्फा पार्टिकल इमिट करते हैं, और इनके डिसइंटीग्रेशन के दौरान एक गैसियस एलिमेंट भी बनता है, और वो गैसियस एलिमेंट है रेडॉन। ये जनरली ऑब्जर्व होता है, और इनकी डिसइंटीग्रेशन के दौरान कभी कभी ब्रांचिंग हो जाती है, यानी डिफरेंट तरह के डिसइंटीग्रेशन हो सकते हैं, इसलिए डिफरेंट तरह के चेन्स बनेंगे, यानी चेन टाइप की, जिस तरह यहाँ पे एक चेन रिएक्शन जैसी बन गई, तो डिफरेंट टाइप के चेन्स बन सकते हैं, या मैं बोल सकता हूँ ब्रांचिंग हो सकती है। अब इसके बाद में सवाल आता है कि आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन क्या है, या इंड्यूस्ड ट्रांसम्यूटेशन क्या है, या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी या इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी है क्या। तो इस आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी और ट्रांसम्यूटेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जो लाइटर एलिमेंट्स रहते हैं, जनरली दोज एलिमेंट्स विच आर विद एटॉमिक नंबर लेस देन 82, वो जनरली स्टेबल न्यूक्लियर रहते हैं। इन स्टेबल न्यूक्लियर क्यों डिसइंटीग्रेट होंगे? जब वो स्टेबल हैं तो उनको टूटने का कोई डर नहीं, और वो टूटना भी नहीं चाहेंगे, वो कोई नया स्टेबल एलिमेंट बनाना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन हम इन स्टेबल न्यूक्लियाई को मजबूर कर सकते हैं रेडियो एक्टिविटी दिखाने के लिए, या मैं बोल सकता हूँ रेडियो एक्टिव इमिशन के लिए, या रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स इमिट करने के लिए। कैसे कर सकते हैं? ये हम इंड्यूस कर सकते हैं, हम इनमें ज़बरदस्ती हम इनको रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। लेकिन ये जो रेडियो एक्टिविटी है, ये ज़बरदस्ती बनाना, ये खुद ब खुद नहीं होता, ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। सो नॉन स्पॉन्टेनियस emission of radioactive rays is called artificial radioactivity or induced radioactivity। यानी इनमें हम ज़बरदस्ती इंड्यूस करते हैं रेडियो एक्टिविटी। इनमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, बट बाय आर्टिफिशियल मीन्स, वो नेचुरली नहीं होता है। यानी इनमें रेडियो एक्टिविटी इंड्यूस की जाती है बाय बम्बार्डिंग सम पार्टिकल्स, हाई स्पीड पार्टिकल्स या हाई एनर्जी पार्टिकल्स। और वो पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? उनमें फॉर एग्जांपल अल्फा पार्टिकल्स है हमारे पास में, या प्रोटॉन्स को हम यूज़ कर सकते हैं, या हम न्यूट्रॉन्स को यूज़ कर सकते हैं, या ड्यूट्रॉन्स यानी ड्यूटेरियम का जो न्यूक्लियस है उनको यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिविटी बट आर्टिफिशियली, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिविटी जनरेट करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन रिपोर्ट की गई वो दी थी रदरफोर्ड ने, उसने दिखाया था 1907 में। उसने नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए। जब नाइट्रोजन 714 के ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया तो ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन में। अब देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, अल्फा पार्टिकल का 2 और 4। अब इसमें से पहले ऑक्सीजन बन गया तो इसका मतलब 7 + 1 यहाँ पे आ गया, हो गया 8,
और 14 + 3 17। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी 1 बच गया, मास नंबर भी 1 बच गया। तो एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1 प्रोटॉन का रहता है, तो इसका मतलब यहाँ से एक प्रोटॉन भी निकलता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये जो रिएक्शन है ये है अल्फा प्रोटॉन टाइप रिएक्शन। यानी अल्फा प्रोटॉन का मतलब इसमें जो निकलता है इसमें जो बम्बार्ड करते हैं पार्टिकल वो है अल्फा, लेकिन जो लास्ट में निकलता है वो है प्रोटॉन। तो इसको हम कहते हैं अल्फा प्रोटॉन टाइप रिएक्शन। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो हम आर्टिफिशियली करा सकते हैं। मैं न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ, मैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की बात कर रहा हूँ, मैं इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ये खुद एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये खुद रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये भी रेडियो एक्टिव रेज दे सकता है क्योंकि ये हेवियर देन नॉर्मल जो हमारे पास ऑक्सीजन रहता है उससे हेवी रहता है, उसका एक हेवियर आइसोटोप है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर होने से पहले न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन जो डिस्कवर किया वो उसने आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के दौरान ही किया, या इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी के दौरान ही डिस्कवर किया। जेम्स चैडविक ने बेरिलियम 49 लिया, यानी एटॉमिक नंबर 4 मास नंबर 9। इसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया तो उसने देखा कि बेरिलियम कन्वर्ट होता है कार्बन में, और प्लस वहाँ से कुछ और भी पार्टिकल निकलता है जो न्यूट्रल है बिल्कुल, जिस पे कोई चार्ज नहीं, चार्ज यहाँ पे दिखाते हैं, लेकिन इसका मास 1 था। दिस चार्जलेस पार्टिकल वाज न्यूट्रल और दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड न्यूट्रॉन एट दैट टाइम। तो इसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। तो ये जो न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ ये आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के दौरान ही हुआ, या इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी के दौरान ही हुआ। इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के, या आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन के, या इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी के। देखो, हम अल्फा पार्टिकल से भी इंड्यूस कर सकते हैं रेडियो एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एल्युमिनियम 1327 के ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करूं तो ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोरस 1530 में, प्लस निकलते हैं वहाँ से न्यूट्रॉन्स। हालांकि ये रेडियो एक्टिव नहीं है, हमने इसको रेडियो एक्टिव बना दिया बाय बम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल्स ऑन इट, तो वहाँ से निकलते हैं न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब ये अल्फा न्यूट्रॉन टाइप रिएक्शन है। यहाँ से हम न्यूट्रॉन डालते हैं, वहाँ से अल्फा पार्टिकल डालते हैं, वहाँ से हमें न्यूट्रॉन मिलता है, प्लस मिलता है एक नया एलिमेंट फॉस्फोरस, यानी एल्युमिनियम कन्वर्ट होता है फॉस्फोरस में, यानी यहाँ पे ट्रांसम्यूटेशन होती है। इस तरह से प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन से भी हम रेडियो एक्टिविटी इंड्यूस करा सकते हैं। अगर मैं प्रोटॉन किसी नॉर्मल एटम, फॉर एग्जांपल कार्बन 612 पे डाल दूं तो वो नाइट्रोजन 713 में कन्वर्ट होता है। और नाइट्रोजन 713 जो है ये स्टेबल एलिमेंट नहीं है, ये अनस्टेबल है। ये फर्दर ब्रेक होता है कार्बन 613 में और प्लस देता है यहाँ पे एक पॉजिटिव पार्टिकल, दैट इज पॉजिट्रॉन। तो मैं ये बोल सकता हूँ फिर ये जो रिएक्शन है ये है प्रोटॉन पॉजिट्रॉन टाइप रिएक्शन। इसी तरह से अगर मैं एल्युमिनियम के ऊपर प्रोटॉन का बम्बार्डमेंट करूँ, हाई स्पीड प्रोटॉन, हाई एनर्जी प्रोटॉन, तो एल्युमिनियम कन्वर्ट होता है मैग्नीशियम 1224 में, प्लस देता है हमें एक अल्फा पार्टिकल। यहाँ से हमने प्रोटॉन दिया, वहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला, तो मैं बोलूँगा ये है प्रोटॉन अल्फा टाइप रिएक्शन। ये भी आर्टिफिशियली ही किया हमने, ये भी हमने इंड्यूस की रेडियो एक्टिविटी, यानी रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हमें मिले लेकिन हमने इसको बनाया पहले, यानी इंड्यूस हमने की रेडियो एक्टिविटी इसमें। इसी तरह से न्यूट्रॉन से भी करा सकते हैं हम रेडियो एक्टिविटी इंड्यूस। कैसे? अगर हम एल्युमिनियम 1327 के ऊपर न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम 1227 में, प्लस देता है हमें वो प्रोटॉन यानी रेडियो एक्टिव पार्टिकल। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन टाइप आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है या आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन है। इसी तरह से ड्यूटेरियम जो है, ड्यूट्रॉन से भी करा सकते हैं हम बहुत सारे एलिमेंट्स को ट्रांसम्यूट, या बहुत सारे एलिमेंट्स से हम रेडियो एक्टिव रेज निकाल सकते हैं या उसको रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। अगर मैं क्लोरीन के ऊपर ये 1,2 हाइड्रोजन 1,2 यानी एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2, इसको हम कहते हैं ड्यूट्रॉन,
इन्हें ड्यूटेरियम न्यूक्लियस। अगर मैं इसके ऊपर बम्बार्ड करूं तो ये कन्वर्ट हो जाता है एर्गॉन 1832 में, प्लस निकलता है वहाँ से न्यूट्रॉन। तो मैं बोल सकता हूँ ये ड्यूट्रॉन न्यूट्रॉन टाइप रिएक्शन है। इस तरह से फास्फोरस 1531 को भी मैं ड्यूट्रॉन से फास्फोरस 1532 में कन्वर्ट कर सकता हूँ और मुझे मिलेगा वहाँ से प्रोटॉन। तो ये ड्यूट्रॉन प्रोटॉन टाइप रिएक्शन है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो मैंने बताया कि आर्टिफिशियली कैसे हम रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस कर सकते हैं या आर्टिफिशियली हम कैसे एक एलिमेंट को रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आपको दिखेगा कि नेचुरल रेडियो एक्टिव यानी नेचुरली कौन सी सब्सटेंसेस रेडिएशंस इमिट करती हैं और आर्टिफिशियली हम कैसे एक सब्सटेंस को रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।